कुछ ऐसी ही होती है सरकार की तैयारी कि जब संकट सर पर खड़ा है तब निकलती हैं स्कीम और योजनाएं। फरवरी में शुरू हुई थी वॉर, मई में एक्शन मोड में आती हुई दिख रही है सरकार। पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। और आज बात उसी गैस सिलेंडर की करेंगे जिसके लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। सरकार लाई है नई स्कीम, कोयले से गैस बनाएंगे। बैक टू बेसिक्स। भारत के पास है करीब 401 अरब टन कोयले के रिजर्व्स, भंडार, दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक। इतना कि अगर सिर्फ क्वांटिटी देखें तो लगता है कि भारत को एनर्जी के लिए किसी और देश की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिस देश के पास इतना कोयला है वही देश गैस बाहर से खरीदता है, लाखों करोड़ों का बिल देता है, जैसे घर में आम का पेड़ है और बाजार से फ्रूटी लेकर आ रहे हैं, वो भी उधार लेकर। इससे अब निपटने के लिए सरकार नई स्कीम लेकर आई है, कैसे बनेगी कोयले से गैस। अभी जो किल्लत है उसमें क्या इसका फायदा होगा? क्या एलपीजी और एलएनजी का तोड़ आ गया है और क्या इससे आम इंसान के लिए दाम सस्ते हो पाएंगे? हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Saluja Gold, Sharda University and Candid. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। 13 मई 2026 को कैबिनेट ने 37,500 करोड़ रुपए की कोल गैसिफिकेशन स्कीम को मंजूरी दी। सरकार कह रही है कि अब कोयले को सिर्फ जलाया नहीं जाएगा, उससे गैस बनाई जाएगी। उस गैस से खाद बनेगी, ईंधन बनेगा, बिजली बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी। और दावा ये है कि इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी। इस स्कीम से कोयला वाले इलाकों में करीब 25 प्रोजेक्ट लगने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग 50,000 लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा जीएसटी और दूसरे टैक्स से अलग कमाई भी होगी। यानी सरकार इसे सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा नहीं बल्कि रोजगार और कमाई बढ़ाने वाली स्कीम की तरह भी पेश कर रही है। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. देर से सही, पहली बार भारत कोयले को सिर्फ जलाने वाली चीज नहीं बल्कि रॉ मटेरियल की तरह देखने लगा है। लेकिन सवाल वही है जो भारत की बहुत सारी बड़ी नीतियों के बीच खड़ा मिलता है, ये इतना जरूरी था तो 2026 तक इंतजार क्यों? इस सवाल का जवाब हमने एक्सपर्ट से पूछा, लेकिन पहले कोल गैसिफिकेशन को समझ लेते हैं। अब तक था कोयला जलाओ, गर्मी पैदा करो, पानी को भाप में बदलो, टरबाइन घुमाओ, बिजली बना लो, यही ट्रेडिशनल तरीका था। लेकिन कोल गैसिफिकेशन अलग काम करता है। इसमें कोयले को पूरी तरह जलाया नहीं जाता, उसे एक तरीके से पकाया जाता है। सोचिए जैसे एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर हो, उसके अंदर कोयला डाला गया, ऑक्सीजन सीमित कर दी गई, भाप डाली गई, तापमान 1000 डिग्री के ऊपर पहुंचा दिया गया और फिर कोयला टूटकर गैस बनने लगता है। इस गैस को कहते हैं सिन गैस, यानी सिंथेसिस गैस। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। लेकिन सिन गैस खुद आखिरी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक तरह का कच्चा माल है, इंटरमीडिएट गुड। जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ बनता है, वैसे ही सिन गैस से कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इससे एलपीजी जैसी गैस बनाई जा सकती है, इससे अमोनिया बन सकता है जिससे यूरिया और डैप जैसी खाद बनती है, इससे मेथनॉल भी बन सकता है जो ईंधन और केमिकल इंडस्ट्री दोनों में इस्तेमाल होता है। इससे हाइड्रोजन भी बन सकता है जिसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, जिसमें नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मेरी कार हाइड्रोजन से चलती है, कई बार वही वाली कार, वही वाला फ्यूल। बिजली भी बनाई जा सकती है। भारत का असली दर्द लेकिन जो इस वक्त है, जिसकी वजह से स्कीम को लाया गया है, वो है इंपोर्ट बिल, जो डॉलर में दिया जाता है। भारत की बिजली का करीब 60% से ज़्यादा हिस्सा आज भी कोयले से बनता है, यानी देश अभी भी कोयले पर टिका हुआ है। लेकिन जिन चीज़ों को हम कोयले से बना सकते थे उन्हें हम बाहर से खरीदते हैं। सरकार के मुताबिक एलएनजी, मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और कोकिंग कोल जैसी चीज़ों पर भारत का सालाना इंपोर्ट बिल करीब 2.77 लाख करोड़ रुपए है हर साल। और ये इसीलिए नहीं क्योंकि भारत के पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हमने उन संसाधनों को इस्तेमाल करने की तकनीक और योजना, उसमें उतना निवेश नहीं किया। इस स्कीम से उम्मीद है कि ऐसा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोल गैसिफिकेशन कोई जादुई सोल्यूशन है। चुनौतियां भी बड़ी हैं। गैसिफिकेशन प्लांट बहुत महंगे हैं। तकनीक का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जर्मनी, अमेरिका और चीन जैसी जगहों के पास है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया में पानी बहुत लगता है। अब दिक्कत ये है कि जिन राज्यों में कोयला निकलता है उन्हीं में कई जगह पानी की भारी समस्या भी है।
फिर पर्यावरण वाला सवाल भी है। हाँ, गैसिफिकेशन ट्रेडिशनल कोयला जलाने से बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोयला अचानक से ग्रीन फ्यूल बन गया। उसके साथ कार्बन पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम भी है। लेकिन उसके साथ हम एक बार कोयले की क्वालिटी पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोयले की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि उससे कितनी गैस बन सकती है। हर कोयला एक जैसा नहीं होता। अच्छे कोयले में कार्बन ज़्यादा होता है, राख कम होती है, जिसे हम ऐश बोलते हैं। कुछ कोयला ऐसा होता है जिसमें राख ज़्यादा होती है, जलने के बाद सिर्फ धूल और गंदगी बचती है, और भारत के पास यही वाला कोयला ज़्यादा है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत के बहुत सारे कोयले में ऐश कंटेंट 25 से 45% तक होता है, जबकि जो हम इंपोर्ट करते हैं उस अच्छे क्वालिटी के कोयले में 10 से 15% ही ऐश कंटेंट होता है। यही वजह है कि इतना कोयला होने के बावजूद भारत आज भी स्टील इंडस्ट्री के लिए कोकिंग कोल बाहर से खरीदता है। अब सवाल ये था कि इस कोयले का किया क्या जाए। सरकार के हिसाब से इसी तरह के कोयले को गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको सरकार के कुछ फैसले बताते हैं। क्योंकि हमने बात की थी टाइमिंग की कि 2026 में क्यों हो रहा है, तो हम कुछ फैसलों की बात करते हैं। सरकार ने कुछ फैसले लिए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी को भविष्य बताया गया। कहा गया कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करनी है। उसके लिए फेम 2 जैसी स्कीम्स आई, हज़ारों करोड़ रुपए की सब्सिडीज मिली, गाड़ियां भी सड़कों पर आई ईवी, कागज़ पर सब अच्छा लिखा। लेकिन फिर लोग सड़क पर निकले और असली सवाल था कि चार्ज कहाँ पर करें। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को छोड़कर आपको गिनी चुनी ईवी गाड़ियां दिखेंगी, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने खुद कहा कि जिन हज़ारों चार्जिंग स्टेशंस की घोषणा हुई थी उसमें से बहुत कम ज़मीन पर है। फिर रशिया से तेल लेने वाला सवाल भी उठा ही लेते हैं। खबर आई है कि भारत ने अमेरिका से वेवर मांगा है कि हमें कुछ और समय तक रशिया का तेल खरीदने दें। पहली बात तो ये कि हमें वेवर यूएस से क्यों चाहिए, हमें परमिशन क्यों चाहिए। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारी डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था। भारत ने खरीदना भी चाहिए था, क्योंकि देश को सस्ता तेल चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो वॉर से पैदा हुई एक सिचुएशन थी जिसका फायदा भारत ने उठाया। वो कोई रणनीति नहीं थी। आइए एक्सपर्ट को सुनते हैं कि इन स्कीम से हमें कितना फायदा हो सकता है। अभी जो कोल गैसिफिकेशन वाला अनाउंसमेंट आया है, और सरकार कौन से कदम उठा सकती है, सुनिए। इस समय क्योंकि खतरा बहुत हो गया है, तो इसलिए हम अनाउंस कर रहे हैं। हमें पता है कि ये पॉलिसीज अगले 4-5 साल तक तो डिलीवर नहीं करेंगी। आज की जो समस्या है उससे हमें डील करना है। आज की समस्या क्या है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो 20% क्रूड और गैस वहां से आता था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो नहीं आ रहा है। तो सरकार ने शुरू में कहा था कि हमारे पास 60-70 दिन के हैं, पर लेकिन उसको हमें कंजर्व करना चाहिए था। उसके लिए हम जो एक्सपोर्ट करते हैं 25% जो हमारी रिफाइनरी प्राइवेट सेक्टर की है, रिलायंस जैसी, वो तो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम कदम नहीं उठाते एसेंशियल और इनएसेंशियल के बीच का डिफरेंस, जो इनएसेंशियल है उसको रोक दीजिए, एसेंशियल को सप्लाई करते रहिए, जिससे कि आपके उत्पादन पे कम से कम असर पड़े। तो ये सारे कदम तो हमें मार्च में ही उठाने चाहिए थे, पहले हफ्ते में, और अभी वो 73 दिन लेट हो गया है, तो अभी स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। ये जो कोल गैसिफिकेशन की बात है, मैंने तो अपनी किताब में भी ये लिखा हुआ है ना, कि ये 1950s में ये डिस्कशन हुआ था कि हम कोल गैसिफिकेशन करें, क्योंकि कोल के भंडार बहुत है हमारे पास, लेकिन वो अच्छे नहीं है। तो कोल गैसिफिकेशन करके हम उससे फर्टिलाइजर भी कर सकते थे, उससे एनर्जी का इस्तेमाल भी कर सकते थे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम नहीं इख्तियार करते, ना वो R&D में करते हैं, क्योंकि R&D अगर हम करते होते तो हमारे यहाँ तो धूप बहुत तेज है, सूरज की किरणें बहुत आती हैं, तो सोलर पे हमको पहले से करना चाहिए था। मतलब 1960s 70s से ये बात थी कि हम बायो का इस्तेमाल करके बायो फर्टिलाइजर भी बनाएंगे और गैस भी बनाएंगे कुकिंग के लिए, होम लाइटिंग वगैरह के लिए। मैंने खुद उसमें 1970s में एक्सपेरिमेंट किया उसमें, क्योंकि मैं रूरल डेवलपमेंट उस समय कर रहा था। तो ये तो 1960s 70s की क्यों नहीं हमने किया। अब देखना ये है कि प्लानिंग जमीन पर कब उतरती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।